Hello viewers, Assalamu alaikum. My name is Aisha Tariq and I'm back your host. I'm from Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology. We are discussing about the mechanics a chapter. We are discussing the second chapter of our recommended book Physics for Scientists and Engineers and its first part which is position and velocity. Now moving forward to our main topic, motion in one dimension. बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन को हम मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच है उसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन उसके कॉजेस को क्या क्या चीज़ उसको कॉज कर रही है, उस पर इफेक्ट कर रही है, उसको स्टडी नहीं करते। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट ऑन मोशन है क्या? मोशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले पोजीशन ए पे था, थोड़ी देर बाद अगर वो पोजीशन बी पे पहुंच जाता है तो हम कहेंगे कि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मोशन है। और वो मोशन की स्टडी हम अगर उसके कॉजेज़ को, क्या चीज़ मोशन प्रोड्यूस कर रही है, उसके बगैर उसको कंसिडर किए बगैर करें तो वो स्टडी हमें क्या कहलाएगी? काइनेमैटिक्स। फिजिक्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं मोशन की। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि अब अगर हम एग्जांपल ले लें ट्रेन की, ट्रेन एक सिंपल एक ट्रैक पे मूव करती है, एक स्ट्रेट ट्रैक पे, तो ट्रांसलेशनल मोशन की एक एग्जांपल है। सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसी भी एक एक्सिस के अराउंड होती है, रोटेशन में सर्कुलर पाथ उसका होता है। जबकि थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन विच इज़ टू एंड फ्रो मोशन। वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है लेकिन वो एक टू एंड फ्रो टाइप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है जिसका कोई भी मैस हो सकता है लेकिन उसका इनफाइनेटसिमल साइज होता है। मीन्स उसकी डायमेंशन नहीं होती, वो इतना छोटा होता है कि वो एरिया कवर नहीं करता। मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ज़्यादा डायमेंशन नहीं लेता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नंबर 1 कॉन्सेप्ट है हमारा पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन में मतलब लोकेशन है। किसी भी ओरिजिन या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? लोकेशन चेंज करता है या कोई भी उसकी ख़ास लोकेशन है तो हम उसे क्या कहेंगे? पार्टिकल की पोजीशन एक्स है। और वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकती है जिसे हम ज़्यादातर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन कहते हैं, मीन्स उसका सेंटर कहते हैं। और पोजीशन की हमारे पास को रिप्रेजेंट हम 3 टाइप्स में करते हैं। नंबर 1 इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम पिक्चर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स के थ्रू उसकी मोशन को या उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल जब पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 30 पे ओरिजिन के लिहाज से 30 मीटर दूर खड़ा हुआ था, जबकि पॉइंट बी पे थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो 50 मीटर पे खड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमारा क्या है? 0। जब हमारे पास पॉइंट सी पे वो दोबारा 40 पे आ गया, डी पे वो ओरिजिन पे आ गया एट इंस्टेंट डी, और इसी तरह ई पे और एफ पे वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। सेकेंड वन इज मतलब दूसरी टाइप रिप्रेजेंटेशन की क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम उसी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने यूँ पिक्टोरियल में शो किया था, पिक्चर्स की फॉर्म में शो किया था, उसका डाटा हम सारा टेबल में लिख देंगे कि पॉइंट ए बी सी डी ई एफ पे उसकी क्या टाइम हो रहा था और उसकी क्या पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मीटर्स में। नंबर 3 इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड को रखेंगे जबकि वाई एक्सिस पे हम उसकी डिस्टेंस या पोजीशन को रखेंगे। तो हमारा जो कर्व बनेगी पॉइंट ए और पॉइंट एफ तक जो हमारे पास कर्व बनेगी वो हमें शो करेगी कि ऑब्जेक्ट ने क्या ट्रेजेक्ट्री फॉलो की है। अब हमें पता है कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर हम इस ग्राफ की स्लोप ले कंसिडर करते हैं हम 2 पॉइंट्स ए से लेके बी तक, इसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा वो होगा डेल्टा टी, क्योंकि हॉरिजेंटल पे हम लोगों ने टी मेजर किया हुआ है, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा
दोनों में, वो होगा डेल्टा एक्स, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने क्या डिनोट किया हुआ है, एक्स मीटर्स में। तो अगर हम स्लोप लें, हमें स्लोप पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो स्लोप क्या आएगी, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, पॉइंट ए से लेके बी तक में। तो स्लोप हमें डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी क्या देगी, वेलोसिटी। हमेशा याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, वेलोसिटी। अब हम जैसे ये पॉइंट ए से बी तक देख रहे थे, हालांकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी यूं एक कर्व में मूव किया है, लेकिन हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो उसने कवर किया वो एक्चुअल डिस्टेंस है, जबकि शॉर्टर पॉइंट, ये जो ब्लू लाइन में हमें शो हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर नेक्स्ट वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के लिहाज से चेंज है, किसी भी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करता है, कितना मूव करता है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एंड स्केलर के बारे में हम आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, स्ट्रेट लाइन शो करिए, उसकी एक खास डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। इसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। और इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चेंज है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, उनका जो डिफरेंस है उतना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जबकि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो एक्चुअल लेंथ, जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव करते हुए जो पाथ फॉलो किया है ना, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। 5 मीटर कवर किया है, 7 मीटर कवर किया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास फाइनल पोजीशन की वैल्यू ज़्यादा है इनिशियल पोजीशन से, तो हमारा जो ये आंसर आएगा डेल्टा एक्स का, वो साफ सी बात है कि वो आएगा पॉजिटिव में। लेकिन अगर एक्सएफ यानी फाइनल पोजीशन हमारी इनिशियल पोजीशन से कम है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट ऑन हमारे पास वही जो मैं आपको पहले बात कर रही थी, वेक्टर एंड स्केलर का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, जबकि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब एग्जांपल जैसे मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, देखिए अब कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसने एक अनरेगुलर सा पाथ फॉलो करके एक डिस्टेंस कवर किया है और वो पॉइंट बी पर पहुंच गया। ये जो इरेगुलर सा पाथ है ना, इसको हमने क्या कहा है, डिस्टेंस, जो एक्चुअल उसने पाथ फॉलो किया है या जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाकर एक जो स्ट्रेट लाइन बनाई जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है अगर वो डायरेक्ट यू मूव करता तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। अब गौर से देखें, डिस्टेंस की आपको कोई डायरेक्शन पता चल रही है कि ये यहाँ से यू मूव करा, चलें इस वक्त ऑब्जेक्ट की यही मतलब डायरेक्शन ये थी, इस वक्त डायरेक्शन ये थी, और जब इधर यहाँ पे मौजूद था तो डायरेक्शन इस तरफ थी, यहाँ पे मौजूद था डायरेक्शन इस तरफ थी। मतलब इस एज अ होल इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। उसकी वेलोसिटी की तो फिर भी हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोई होगी कि इस तरफ मूव करे, इस तरफ मूव करे, लेकिन ओवरऑल इस पूरे पाथ की कोई एक बेसिक डायरेक्शन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट देख लें, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक कांस्टेंट एक उसकी डायरेक्शन है। एरो हेड शो कर रहा है कि ये इस तरफ डायरेक्टेड है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये देखें, इस ऑब्जेक्ट ने, जो भी हमारा पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने अगर 10 मीटर्स कंसीडर करें कवर कर लिया, तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का 2 मीटर अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स को आपस में मिला सके वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया वेक्टर एंड स्केलर को। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वेलोसिटी एंड स्पीड।
अब हमने इस टॉपिक पे पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब हम कंसिडर करें कि आपने ट्रैवल करना है 1 घंटे में किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, या किसी एक सिटी से दूसरे सिटी तक। तो आप ज़रूरी तो नहीं ना कि आप एक सिटी से लेके दूसरे सिटी से 1 घंटा या 2 घंटे जितने भी टाइम लगा है हमेशा एक सेम वेलोसिटी से मूव करते रहे, सेम स्पीड से मूव करते रहे। नहीं ना, बीच में हो सकता है कोई ट्रैफिक कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए या कहीं आपको रुकना पड़ जाए किसी वजह से, तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहती, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। लेकिन आपने एक सिटी से दूसरी सिटी का जो टाइम वो डिस्टेंस है वो कवर कितने 2 घंटे में कर लिया है। तो हम इस पूरे मतलब पूरे टाइम इंटरवल या पूरे मोशन के लिए एक स्पेसिफिक हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कि जितनी इस ऑब्जेक्ट ने एज अ होल इस मूवमेंट में अटेन की होगी। तो एवरेज वेलोसिटी वी एक्स, एवरेज से हम उसे शो करें। एक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वन डायमेंशन में ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन हमने चूज़ की हुई है। और एवरेज ये एवीजी शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को। ये किससे डिफाइन की जाती है कि हम लोग पहले मैं आपको बता चुकी हूँ स्लोप को, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो वी एक्स एवरेज हमारे पास किसके इक्वल आई है? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है, जबकि एवरेज स्पीड वो तो अब एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी या टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो हमारे पास जो वी एक्स एवरेज है, ये देखें एवरेज वेलोसिटी क्या है, ऊपर वाली एवरेज वेलोसिटी क्या है? इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट से को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते थे, इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जबकि एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। नेक्स्ट वन है एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की एक वन डायमेंशन में मूव करते हुए। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो सकती है? डेल्टा एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। हमने पीछे स्टडी किया है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जबकि एवरेज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे हमने डिस्टेंस का पढ़ा, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह हमारे पास मतलब डिस्प्लेसमेंट से एवरेज वेलोसिटी बनती है और डिस्टेंस से एवरेज स्पीड। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इंस्टेंटेनियस एंड वेलोसिटी एंड स्पीड। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो उसकी एवरेज वेलोसिटी या जिस वेलोसिटी से वो मूव करता रहा है या जिस स्पीड से वो मूव करता रहा है उसको हम स्टडी कर सकते थे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक ख़ास इंस्टेंट पे या किसी एक ख़ास पॉइंट पे। तो हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो इसको मेजर करने के लिए हमने कैलकुलस का एक ट्रिक चूज़ की है। हमारे पास ये वही ग्राफ है जो पहले हमने बनाया था। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पे हमारे पास है डिस्टेंस या पोजीशन। तो हमें पहले ही पता है कि हाँ, ये हमारे पास जो ग्राफ है वो उसकी जो स्लोप है एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमें क्या दे रही थी? वेलोसिटी। लेकिन हम पहले फाइंड कर रहे थे पॉइंट ए से बी तक। तो पॉइंट ए से बी तक हमें इसने क्या दी थी? एवरेज वेलोसिटी अगर दे दी कंसीडर करें। तो जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे या सिंपली पॉइंट सी पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे। इसके लिए हमारे पास कैलकुलस का टूल है कि अगर हम ए से बी तक ये जो पॉइंट मिला रहे हैं, हम टाइम पीरियड को यानी एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है ना, इसके कम 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 करते जाएं। यानी हमने कंसीडर करना है 0.001 तक अगर हमने कंसीडर करना है, यहाँ बिल्कुल साथ में आ गया। तो ये जो बी पॉइंट है यानी हमारा कंसीडर करने वाला सेकंड पॉइंट, हम जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग अगर मूव करते जाएं पास पास पास, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हम खुद कर रहे हैं, हम पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं। हम कह रहे हैं कि बी को हम 10 सेकेंड बाद हमने मेजरमेंट नहीं लेनी, हमने ना मेजरमेंट जल्दी लेनी है, 0 के पास पास लेनी है, हम इसे करते लाएं छोटा छोटा छोटा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये बी पॉइंट बिल्कुल ए के बिल्कुल पास आ जाएगा, इतना
कम फासला कि हम मैयर ना कर सकें, या बिल्कुल उसके ऊपर उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस वक्त जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन है उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वो एज अ टेंजेंट लाइन शो करेगी। टेंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ऐसी लाइन, अब हमें पता है इस लाइन की स्लोप जो होगी वो हमें क्या देगी? पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है, वैसे ही हमें पता है कि ये जो पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हम इसकी स्लोप हमें क्या देगी? इसकी लाइन की जो भी स्लोप होगी, जो भी लाइन इसमें उसकी स्लोप हमें देगी वेलोसिटी। तो इस एक पॉइंट पे, क्योंकि बी भी अब पॉइंट इसके ऊपर आ चुका है, ये तो दोनों मिलके एक पॉइंट, एक लार्जर एक पॉइंट चले कह लें, लेकिन एक पॉइंट बन चुका है। तो इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी ना उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो उस एक खास इंस्टेंट पे वेलोसिटी है। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कैलकुलस का रूल है कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट कैसे हम करते हैं कि हम डेल्टा टी को, जो नीचे वैल्यू थी उसको हम ज़ीरो को अप्रोच कराते जाए, यानी जो सेकंड इंटरवल है वो बिल्कुल हमारे पास पहले पॉइंट के पास आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो क्या देगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी एक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम वन डायमेंशन में ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैलकुलस में इस लिमिट को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको लिखा जाता है स्मॉल से डिस्टेंस को, क्योंकि डेल्टा एक्स इतना ए और बी के दरमियान पॉइंट में डिफरेंस इतना छोटा हो गया ना कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। उस स्मॉल से डिस्टेंस को हम कहेंगे डी एक्स, या वो बहुत छोटा हो गया है, और जो हमारे पास टाइम इंटरवल भी उसी लिहाज से बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ए और बी के दरमियान बिल्कुल टाइम इंटरवल छोटा हो गया, तो उसको हम क्या कह देंगे? डी टी। तो इस लिमिटिंग वैल्यू को इक्वल किसके कर दिया? डी एक्स बाई डी टी के। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? इस वैल्यू से आने वाली मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब स्पीड हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, अब हमने कह दिया कि वो +25 मीटर पर सेकंड है या -25 मीटर पर सेकंड है, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, वो होगी 25 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेना। तो इस तरह हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एनालिसिस मॉडल पार्टिकल अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम लोग मॉडल बनाएंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे, तो अब हम पहला मॉडल बनाने लगे हैं। ये मॉडल हम क्यों बना रहे हैं, इस वक्त क्यों बना रहे हैं? हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स को ताकि स्टडी कर पाएँ जिनकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम पार्टिकल अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो भी मॉडल बनाएंगे ना उसकी जो इक्वेशंस आएंगी, जब हम किसी एक डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट को, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को देखेंगे कि वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम यही इक्वेशंस जो इसमें हमने वैल्यूएबल की हैं या प्रूफ की हैं वो हम कहेंगे कि उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं और हम उसकी मोशन को ईजिली स्टडी कर लेंगे। तो इसलिए हम ये मॉडल्स डेवलप करते हैं। हम इस फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स में डिफरेंट एक छोटे छोटे मॉडल्स को बेस बना के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस मॉडल होता क्या है? एनालिसिस मॉडल, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी, एक सिचुएशन है जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे एज अ सिंपल ऑब्जेक्ट और उसकी जो भी मोशन को स्टडी करके इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। अब एनालिसिस मॉडल को हम लोग क्यों बना सकते हैं? अगर हम सिर्फ किसी एक पार्टिकल का बिहेवियर देखना चाहें, किसी एक पार्टिकल का, या हम किसी दो पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल और दूसरा उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान कोई इंट्रैक्शन देखना चाहे, तो हम एनालिसिस मॉडल को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, ये उसी टाइप का ग्राफ है एक्स और टी। अब जो इसमें ऑब्जेक्ट है ना उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी ऑब्जेक्ट ना एक सीधी लाइन बना रहा है, इस पूरी सीधी लाइन की जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हुई।
स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है ना, स्लोप कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। वो जहाँ भी आप किसी इन दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करें या इन दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करें, हमेशा स्लोप की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम इस तरह के केस को कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास इसके दो टाइप्स बन गए, वो स्केलर और वेक्टर वाली। फर्स्ट है पार्टिकल अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी मॉडल। कांस्टेंट वेलोसिटी मॉडल में हम लोग Vx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये जो पीछे हमने स्लोप की वैल्यू निकाली है इसको देखेंगे। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जबकि डेल्टा टी की वैल्यू होती है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मोस्टली केसेस में हम इनिशियल टाइम क्या लेते हैं, ज़ीरो, कि हम कहते हैं कि जो हमारा जब इवेंट स्टार्ट हुआ था ना, जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था तब टाइम ज़ीरो था, उसके बाद हम टाइम मेजर करते जा रहे हैं कि इतना हो गया। और हम इसी तरह फाइनल पोजीशन को हम क्या कह देंगे, सिंपली टी कह देंगे, फाइनल टाइम को सिंपली टी कह देंगे। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हो इस पहली वाली में पुट करें और थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, विच इज़ फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस Vxt। ये जो बन गई है। अब हमें कोई भी ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी दे दिया जाए जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम ये वाली कंडीशन लगा के, ये वाली इक्वेशन लगा के उसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब कांस्टेंट Vx है, यानी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा अगर वन डायमेंशन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकंड मॉडल है, इसी का मतलब पार्ट बी है, पार्टिकल अंडर कांस्टेंट स्पीड मॉडल। कांस्टेंट स्पीड मॉडल हमारे पास स्पीड की एक ही डेफिनेशन है और एक ही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डी बाई डेल्टा टी। हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए हम हमेशा ये वाली एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये जो इक्वेशंस हमने बना ली, पार्टिकल अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी एंड पार्टिकल अंडर कांस्टेंट स्पीड मॉडल, ये दो मॉडल बना लिए। अब हम कभी भी कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट मिले तो हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उस कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट की मोशन को सॉल्व कर लेंगे। होप आपने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट सेशन के साथ फिर आपके सामने पेश होंगी। थैंक यू।